आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बताने जा रही हूँ। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के भी नाम से जानते हैं। देखिए, जब किसी नए पार्टनर का प्रवेश होता है, यानी कि साझेदारी फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, एंट्री लेता है, तो जितनी भी संपत्ति और दायित्व पहले से उस फर्म में होते हैं, सबका फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ताकि जो नया पार्टनर प्रवेश ले रहा है उसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि फर्म की कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, और उसके बाद ही वो व्यवसाय में प्रवेश करे। तो उसके लिए संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन किया जाता है। और संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, किस मेथड पे किया जाएगा, किस आधार पे किया जाएगा, उसी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, यदि कोई संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, जब नए साझेदार का प्रवेश किया जा रहा है, उस वक्त जितनी भी फर्म की संपत्ति थी सबका फिर से पुनर्मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन करने पे देखा गया कि किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य घट रहा है, या जो पिछले वर्ष मार्च में जो क्लोजिंग करते वक्त जो बैलेंस शीट बनाया था, उस बैलेंस शीट में जितनी संपत्ति और दायित्व दर्शाए गए थे और वर्तमान समय में जो संपत्ति और दायित्व है, सब में थोड़ा भेद हो जाता है, सब में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते हैं। कि हो सकता है कि जब मार्च में क्लोजिंग के टाइम हमने बैलेंस शीट बनाया हो, उसके बाद कोई संपत्ति हमारी बढ़ी हो या किसी संपत्ति की बिक्री हो गई हो, कोई दायित्व बढ़ गया हो या घट गया हो, तो उसी के लिए हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका मैं फॉर्मेट आपको अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, दो ही बात होगी, या तो किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा या संपत्ति का मूल्य घटेगा। तो यदि किसी संपत्ति का मूल्य में वृद्धि होती है, कोई संपत्ति हमारी बढ़ती है, तो उसको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दर्शाया जाता है बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। यदि किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो उसे क्रेडिट साइड में दर्शाया जाएगा, और यदि किसी संपत्ति का मूल्य घट जाए तो उसको डेबिट साइड में, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो व्यवसाय में दो चीजें मुख्य होती है, एक तो संपत्ति और दूसरा दायित्व। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, और यदि संपत्ति के मूल्य में कमी आई तो हमने उसको डेबिट साइड टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स लिखा। इसी प्रकार से जो दायित्व होता है, लायबिलिटीज होती है, वो बढ़ती है या घटती है। देखिए, अगर दायित्व यानी कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को हमें पेमेंट देना था, अब नहीं देना है, इस तरह की जो दायित्व हमारी होती है, अगर उसमें कुछ कमी होती है दायित्व में, तो उसको फायदा होता है, दायित्व में कमी होती है तो इसलिए उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। देखिए, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, यदि किसी व्यवसायी का दायित्व कम होता है तो उसे क्रेडिट साइड, और यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो उसे डेबिट साइड, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है तो उसे इधर लिखा जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे देनदार होते हैं, यानी डेबिटर्स होते हैं, जो मुझे पैसे देने वाले थे, जैसे आपने माल बेचा, आपने गुड्स सेल किया और उसका पेमेंट नहीं मिला है, किसी को लोन पे पैसा दिया था, वो पैसा नहीं मिला है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे डेबिटर्स होते हैं जो कि पूरा पेमेंट कर देते हैं, और कुछ डेबिटर्स हमारे संदिग्ध हो जाते हैं, यानी उनसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें डाउट होता है। तो ऐसे डेबिटर्स के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम लोग बैड एंड डाउटफुल डेबिटर्स अकाउंट बनाते हैं। जब संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है उस टाइम ये भी देखा जाता है कि कुछ हमारे ऐसे डेबिटर्स तो नहीं है जो पैसे नहीं देंगे,
क्योंकि दिखाते हैं इतने इतने लोगों को हमने माल भेजा है, इनसे पेमेंट आने वाला है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कई बार व्यवसाय में होता है कि पेमेंट फंस जाता है, नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हर व्यवसाय में एक कोर्स बनाया जाता है, एक रिजर्व बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टू रिजर्व फॉर बैड एंड डेब्टफुल डेबिटर्स, टू रिजर्व फॉर बैड एंड डेबिटर्स। ये संदिग्ध देनदारों के लिए एक कोष बनाया जाता है। जो संदिग्ध देनदार होते हैं उनके लिए एक कोष बनाया जाता है। तो यदि क्वेश्चन में दिया है कि संदिग्ध देनदारों के लिए 5% का, 2% का, जितने का भी दिया है, कितने का कोष बनाना है, तो उसे हम लोग इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिसका बैलेंस शीट में जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया, जिसको नहीं लिखा गया, कुछ ऐसा छूट गया है, कोई ऐसा हमारा इन्वेस्टमेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब किस चीज़ को इधर लिखा जाएगा, फिर से समझिए। यदि अनरिकॉर्डेड असेट्स, कोई ऐसी संपत्ति है जिसका आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में लेखा नहीं किया गया, उसको एंट्री उसकी नहीं हुई, उसकी पोस्टिंग नहीं हुई, और बाद में पता चला कि हाँ ये भी कोई संपत्ति थी, इसमें आर्थिक चिट्ठे में नहीं लिखा है, तो ऐसी संपत्तियों का लेखा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हिंदी में विनियोग बोलते हैं, वो हो सकता है। कोई आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा भुगतान जो आपने पहले कर रखा है, वो हो सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, ऐसा दायित्व है जिसको कि बैलेंस शीट में पहले शो नहीं किया गया है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, तो उसे भी रिवैल्यूएशन के उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है। सिंपली अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो उसे क्रेडिट साइड में, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है तो उसे डेबिट साइड में। आई थिंक क्लियर। अब इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपने किसी लाइबिलिटी का, किसी दायित्व का पेमेंट किया, जो कि अभी बैलेंस शीट में अभी तक बताया नहीं गया था कि ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, लेकिन बाद में वो सामने आई और उसका हमें पेमेंट करना पड़ा, चाहे कैश पेमेंट करना पड़ा या उसको बैंक के माध्यम से पेमेंट करना पड़ा। तो यदि हमने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट किया है तो उसे भी हम लोग इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, टू कैश और बैंक, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब ऐसे दायित्व का भुगतान किया जिसको कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है। उसी प्रकार से यदि कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड कुछ कोई बिक्री हुई है और उसको हमने नोट नहीं किया, उससे कैश आने वाला था, उससे कैश हमें मिलता है, हमने पहले बैलेंस शीट में नहीं दिखाया था, उसके बाद सेल हुआ और सेल होने से हमें कैश आया, नगद प्राप्त हुआ या बैंक में डायरेक्ट आया, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। दोनों साइड में जितना भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करने के लिए दिया रहता है कि बिल्डिंग का प्राइस बढ़ गया, फर्नीचर का प्राइस बढ़ गया, फर्नीचर का डिक्रीज़ हो गया, बिल्डिंग का इंक्रीज़ हो गया, कोई मोटर गाड़ी थी, कोई व्हीकल था, उसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया, तो जिस भी असेट्स का, जिस भी संपत्ति का मूल्य में वृद्धि होता है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज़ का, दायित्व का, उसका अगर प्राइस उसका इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट साइड। इसी तरह से कोई लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटी कम होगी तो उसे क्रेडिट साइड, और असेट्स का प्राइस कम होगा, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी थी और उसके प्राइस में 20% का ह्रास हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, तो वो जो 20% जितने का डेप्रिसिएशन हुआ उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। देखिए, जो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट होता है और अभी का प्रेजेंट का जो बैलेंस शीट होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर करने के बाद जितना अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होता है, सिर्फ उसी अमाउंट को हम लोग इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। जितने जो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है उसमें और अभी का जो ये है, इसमें प्राइस में जो कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सिर्फ
उसी को नोट किया जाता है। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। और लास्ट में डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड का टोटल करके देखा जाता है। यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस अधिक आ रहा है, क्रेडिट साइड पे टोटल अधिक है, डेबिट साइड पे कम है, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को जो कुछ भी इस रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर लॉस हो गया तो लॉस को भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये जो ओल्ड पार्टनर्स का उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी कि जो उनका पुराना लाभ हानि का अनुपात होता है, उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। मैं साइड हो जा रही हूँ। अगर आप इसका पूरा पिक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके।